हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक पर्सन को लेके आए हैं जो कि अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप के एक्टिव मेंबर्स भी हैं। उन्होंने रिसेंटली एक साइट सेल किया है जिस साइट का एज था 2 मंथ। उस साइट को उन्होंने $500 से भी ज़्यादा में बेचा है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि उन्होंने कैसे सेल किया, और उसके बाद ये भी जानेंगे कि उन्होंने अपने ब्लॉगिंग जर्नी की शुरुआत कैसे की। और फिर लेकिन देखो, बहुत लोग बोलेंगे कि सिर्फ $500। तो देखो, इसके पीछे का कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। मैंने भी जब ब्लॉगिंग शुरुआत की थी ना, तो मेरा भी टारगेट था कि मैं महीने का बस $100 कमाऊंगा। तो उस टाइम 2013-14 में $100 का मतलब होता था 5,500 6,000 रुपये। तो देखो, एक नए ब्लॉगर के लिए ना 5,000 6,000 10,000 भी काफी बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ $500 का मतलब होता है 40,000 रुपया। तो कोई देखो, एक स्टूडेंट है या फिर हाउस वाइफ है या फिर कोई नया ही शुरू कर रहा है, उसको अगले 6 महीने में 40,000 रुपया मिल जाता है, तो उससे उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। जैसे कोई एक पुराने लैपटॉप से कर रहा है, मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहा है, 40,000 में वो एक लैपटॉप नया खरीद सकता है, जिससे वो अपने स्किल को और इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो देखो, आपको शो ऑफ से ज़्यादा मोटिवेशन देगा, और स्किल के बारे में बात करेंगे इसमें। जैसा कि हमेशा हम जेन्युइन चीज़ों पे बात करते हैं। स्वागत करते हैं अपने टेलीग्राम मेंबर्स का। तो आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, बहुत लोगों को आपका नाम नहीं पता। जी भैया, मेरा नाम आयुष जैन है और मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ, जो कि राजस्थान स्टेट में आता है। और मैंने ग्रेजुएशन में बीसीए किया हुआ है और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मतलब कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। मतलब आप पढ़ाई के साथ-साथ ब्लॉगिंग भी कर रहे हो, ठीक? हाँ जी भैया। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि आप ब्लॉगिंग कब से कर रहे हो? ये मैंने ब्लॉगिंग भैया 2020 के दिसंबर मंथ में स्टार्ट किया था। मतलब 2021 मान लो, मतलब 2 साल हाँ, हुए। 2000 जी 2021 में मैंने स्टार्ट किया था और धीरे-धीरे मैं मतलब शुरुआत में तो नॉलेज नहीं था, बिल्कुल भी ज़ीरो था जी। और खुद से ही सब कुछ सीखा है, जैसे यूट्यूब से ही सीखा है, किसी का कोर्स वगैरह नहीं लिया मैंने अभी तक। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं भी को पेड कोर्स का प्रमोशन नहीं करता हूँ कि आपको पेड कोर्स लेना है। सारा चीज़ फ्री अवेलेबल है, आपको रिसोर्स सही पता होना चाहिए, ठीक है? तो ब्लॉगिंग में आपने शुरू जब किया था, तो फर्स्ट मतलब ब्लॉग आपका किस चीज़ पे था? मेरा फर्स्ट ब्लॉग था लिरिक्स निश पे ही था, लेकिन वो एक्चुअली चला नहीं क्योंकि उसमें कॉपी पेस्ट था सारा। तो मैंने उस पे क्या किया कि एडसेंस लेके वहां से मैंने उसको सेल कर दिया, तो कुछ रुपए मेरे पास आए तो मुझे मोटिवेशन आया उसमें, और मैंने उसको सेल करके उसमें होस्टिंग और एक न्यू डोमेन परचेज किया। अच्छा, अच्छा। तो अब आ जाते हैं कि आपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर विकास या टेलीग्राम ग्रुप है, इसको कैसे फाइंड आउट किया? जी, ये ऐड मैंने सतीश भैया का वीडियो देखा था, वहां से आपकी मोटिवेशनल स्टोरी बड़ी पसंद आई मुझे, और आपने इतने मतलब अच्छे तरीके से समझाया था उसमें, तो मुझे आपका मतलब वे ऑफ टॉकिंग, जो अपना नेचर था, मतलब समझाने का तरीका था, वो ज्यादा पसंद आ गया उसमें। जो सिंप्लिसिटी से आपने समझाया था उस चीज को, वो मुझे उसमें बहुत पसंद आया और मुझे समझ भी बहुत ईजी तरीके से आया, जो भी आया। अच्छा, तो अच्छा। वहां से मैंने आपको फॉलो करना चालू किया और धीरे धीरे आपको ढूंढना चालू किया, तो आपका चैनल वगैरह मिलता गया, और जैसे ही मैं मतलब 2-3 महीने पहले आपके टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन। अच्छा, तो टेलीग्राम ग्रुप में मतलब क्या होता है? बहुत लोग को नहीं पता होगा कि ग्रुप में क्या होता है, तो थोड़ा बहुत आप बता दो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो उधर। जी भैया, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मतलब सारा नॉलेज मिल जाता है। अगर आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो विकास भैया भी आपको बताते हैं, और वहाँ पे जो मॉडरेटर है, ग्रुप मेंबर्स है, वो भी आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करते अच्छा, अच्छा। और इसका पैसा भी लगता है क्या ग्रुप का? हैं। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कौन सा पैसा, कुछ भी पैसा वैसा नहीं लगता है। हाँ। तो अब ये बताओ कि आपने जो ये ब्लॉग बेचा $500 में, तो आपको ये चीज़ें कहाँ से पता लगी कि मुझे ब्लॉग बेचना भी चाहिए? जी भैया, मैं क्या है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, जैसे टेलीग्राम ग्रुप हुआ, फेसबुक हुआ, तो वहाँ पे मैं कुछ पेजेस में ऐड, ऑलरेडी ग्रुप्स में ऐड हुआ हुआ हूँ। तो वहाँ से लोग जो सेल करते रहते हैं, जो अपना जो केस स्टडी शेयर करते रहते हैं फेसबुक वगैरह पे, तो वहाँ से जेन्युइन नॉलेज अपन को मिलता है, रेदर देन कि आप यूट्यूब पे हर किसी का वीडियो वॉच करके और वहाँ से आप गलत डायरेक्शन में। वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि ये साइट सेल भी होती है। मुझे पहले पता था कि एडसेंस सेल होता है, लेकिन साइट भी कुछ सेल होती है। तो मैंने वहां से एक मतलब जो डिस्क्रिप्शन होता है साइट लिखने का, वो सीखा पहले तो, कि आप साइट को कैसे मतलब लिखते हो, आप क्या मतलब साइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो अपनी। जो जी, साइट जी। का डिस्क्रिप्शन होता है, लाइक साइट एज, कितने आर्टिकल्स हैं, कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो ये सब मैटर करता है। रेदर देन आप, अगर आपकी साइट एक स्टार्टर साइट है तो वो मैटर नहीं करता है कि आप कितना अर्न कर रहे हो। वहां पे ये मैटर करता है कि
आपके पास पर डे का या फिर मंथली कितना काफी कर है। तो आपने जो साइट सेल किया, ठीक है, उसमें टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसका कोई हेल्प है आपको? जी भैया, एक्चुअली मैंने 2 महीने या 3 महीने पहले आपका जब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया था, तो आपने मतलब शुरू से ही आप यही लिखते आ रहे हो कि केडी और वॉल्यूम मैटर नहीं करता है। जी। मतलब आपके ये मैसेजेस मैंने 10-15 बार पढ़े और मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक करी, क्योंकि एक बार में कोई भी बंदे के लिए वो चीज़ क्लिक नहीं करती है, जब तक कि उसको इसीलिए 10-15 बार दिमाग में आए नहीं। इसीलिए मैं बार-बार वो चीज़ें बोलता हूँ कि वो फिट हो जाए। देखो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, यूट्यूब पे सब लोगों ने कैंसर भर के रखा है। लोगों ने भर के रखा है चैट जीपीटी, कॉपी पेस्ट करो, करोड़ों कमाओ, तो आपके दिमागों में वो भर चुका है कि भाई ऐसे करके हम पैसा कमा सकते हैं, तो हम मेहनत करने क्यों जाएँ? तो उस चीज़ को निकालने के लिए सही चीज़ फीड करना ज़रूरी है, तो मेरे को पता है कि एक बार बोलने से वो नहीं होगा, इसलिए मैं हज़ारों बार ये चीज़ें बोलते रहता हूँ। बहुत बार तो मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल देता हूँ, जिससे बहुत लोगों को बुरा भी लगता है। वो तो भैया वही बात हो गई ना कि अच्छी बात हमेशा सबको कड़वी लगती है। जी, जी। तो वहाँ से आपको केडी ये सब के बारे में नॉलेज हुआ, उसके बाद क्या हुआ? जी भैया, केडी और इसके मतलब इसके बारे में मुझे नॉलेज हुआ, फिर मतलब मोशन इन्वेस्ट करके एक साइट है, वहां पे मतलब साइट है सेल, जैसे फ्लिपा जैसे ये वो वहां पे साइट सेल होती है, तो जी, वहां जी। पे सारा साइट का डेटा अवेलेबल होता है। तो वहां से जी, मैंने एक टेक निश पे साइट उठाई और उसको एनालाइज किया। एनालाइज कैसे किया कि वहां पे कितनी सब कैटेगरीज उसने बना रखी है। उसने 3 जी। सब कैटेगरीज बना रखी थी, उसमें से मैंने एक सब कैटेगरीज ढाली और उसी जी। पे डॉट कॉम डोमेन मैंने ढूंढा, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। अच्छा, अच्छा। तो मैंने उसकी जगह डॉट नेट डोमेन अवेलेबल था, तो वो देखा, तो वहां पे वो अवेलेबल था, तो मैंने उसको ले लिया। अब देखिए यहाँ पे एक बार रुकते हैं। आपने डॉट नेट डोमेन लिया, लेकिन आपने नीश कैसे सेलेक्ट किया उस पे थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। कि आपने एक बड़ी साइट देखी जो ऑलरेडी किसी मतलब फ्लिपा पे लेट सपोज सेल हो रही थी, ठीक है, और जी वहां से आपने एक कैटेगरी उठा के उसमें से नीश फाइंड किया, जैसे कि मैंने फाइनेंस वाले नीश ब्लॉग में बताया, वीडियो में बताया था कि आपको उसके अंदर से जाके तब निकालना है, सेम आपने वैसे ही किया, राइट? जी बिल्कुल। तो मतलब आप पूरा एकदम फोकस नहीं करके एक जगह मतलब माइक्रो नीच पे कंसिस्टेंट होके एक कैटेगरी चूज करके उस पे ब्लॉग आपने बनाया, और डोमेन आपने डॉट कॉम नहीं अवेलेबल था तो आपने डॉट नेट लिया, ठीक है? जी भैया, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि मेरे को आपने मतलब आपसे पूछा भी था मैंने कि भैया ईएमडी ज्यादा मतलब सही रहता है या पीएमडी, तो आपने जो ये बोला था मुझे कि आप सर्प में जाके देखो वहां पे कौन सी साइट्स रैंक कर रही है, तो वहां पे ईएमडी साइट्स रैंक कर रही थी। को बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है सर्फ का मतलब। जी जी जी, जो वेब रिजल्ट आपको दिखता रहता है ना वहां पे, जो लाइव जो दिखता है। जी, जी। तो आप मैंने आपको बताया कि एक बार जाके एनालाइज करो कि क्या रैंक हो रहा है, ठीक है? तो आपको वहां पे क्या दिखा? वहां पे ईएमडी साइट्स ही रैंक कर रही थी, मतलब सारी ईएमडी साइट्स ही थी, एक दो को छोड़ के। तो वहां से मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि मैं भी यहाँ पे रैंक कर सकता हूँ, क्योंकि एक ईएमडी साइट अपनी भी आ सकती है यहाँ पे। जी, जी। वही जो कैपेसिटी मेथड है सेम टू सेम वही, राइट? जी भैया, फिर वहां से मैंने डोमेन ढूंढा, फिर डोमेन में डॉट कॉम अवेलेबल नहीं था। बहुत सारे लोग मुझसे भी टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछते हैं कि डॉट कॉम ले, डॉट नेट ले या डॉट ओआरजी ले। जी। तो ये मैटर करता है कि आप कौन सा डोमेन ले रहे हो। बस डॉट ओआरजी, डॉट इन्फो, डॉट कॉम या डॉट नेट आप ये ले सकते हो, आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। जी, जी। तो देखो मेन यहाँ है ना कि आप अगर ईएमडी के साथ जा रहे हो तो आपका उसमें कीवर्ड आना चाहिए डोमेन के अंदर। अगर डॉट जी कॉम नहीं अवेलेबल है, आपको दिख रहा है कि रैंक सारे ईएमडी कर रहे हैं, मीन्स कि मेरे को भी ईएमडी चाहिए, तो डॉट कॉम नहीं मिल रहा है तो आप डॉट नेट के साथ जाओ, डॉट ओआरजी के साथ जाओ, डॉट इन्फो डॉट ऑनलाइन के साथ भी आप जा सकते हो, क्योंकि देखो गूगल किस चीज को रैंक कर रहा है, ईएमडी को, तो आपको ईएमडी के साथ ही यहाँ पे जाना है। ये कैपेसिटी मेथड है कि आपको एनालाइज करना है कि क्या रैंक हो रहा है, मैं कैसे यहाँ पे रैंक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक बार आपसे पूछ लेते हैं कि आपका नीश कौन सा था, आपको पर्टिकुलरली नहीं बताना कि यही नीश था, क्योंकि कोई भी फिर उसको कॉपी पेस्ट मार देगा तो फिर आपको भी दिक्कत होगा। आप बस जी भैया, बता। जैसे कि मैंने बताया वो टेक साइट ही था, तो वो ऑब्वियसली टेक निश ही होगा, लेकिन उसकी बिल्कुल एक माइक्रो कैटेगरी थी जिसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं था। 400 कीवर्ड का वॉल्यूम था, जहां पे आप देख रहे हो एचरेफ्स में देख रहे हो या फिर सेमरश में देख रहे हो, दोनों में लगभग सेम वॉल्यूम था उसका। और केडी मैटर नहीं करता है, वॉल्यूम मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी अपना सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने देखा कि ये इस पे कितना वॉल्यूम है और कितना केडी है। तो सेमरश पे केडी था इसका 30 से 40 के बीच में, जो अच्छा, कि 30। नॉर्मली लोग। जी भैया। तो आजकल के यूट्यूबर तो बोलेंगे कि ये रैंक ही नहीं होगा।
नहीं, वो रैंक कर जाता है ना उसमें, मतलब लाइक आपको अपना कैपेसिटी मेथड वहीं आ गया ना कि आप रैंक करवा सकते हो, आप अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो, क्वालिटी कंटेंट लिख सकते हो, तो वो रैंक करेगा। देखो भाई, केडी आपको नहीं देखना है, आप कीवर्ड सीधे गूगल में डाल के देखो कि वहां कौन रैंक कर रहा है। केडी जीरो है और वहां पे बड़ी बड़ी साइट रैंक कर रही है, तो आप कभी भी रैंक नहीं कर पाओगे, ठीक। जी, फिर उसके बाद मैंने वो 2 कीवर्ड्स थे और 2 कीवर्ड्स को लेके मैं पूरी साइट नहीं बना सकता था माइक्रो निश की, क्योंकि एक माइक्रो निश में मैं 10 आर्टिकल तो कम से कम डालते ही डालता। जी जी। तो उन कीवर्ड्स को लेके मैंने 8 जो कीवर्ड्स फाइंड किए उसी मतलब टॉपिकल अथॉरिटी बनाने के लिए, कि अथॉरिटी बन जाए तो मेरे ये 2 कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली फर्स्ट पे रैंक कर जाएंगे। जी जी। तो मैंने पहले 8 आर्टिकल, मतलब मेरा एक फ्रेंड है कार्तिक शर्मा करके, वो भी जैसलमेर से है, तो उससे मैंने आर्टिकल लिखवाए और मैंने भी कुछ आर्टिकल लिखे। वहां से हमने फिर डे बाय डे अल्टरनेट डेज आर्टिकल लिखते, एक दिन छोड़ के एक दिन, और वहां पे पोस्ट करते। ऐसा नहीं है कि सारे आर्टिकल एक ही दिन में पोस्ट करने या फिर एक दिन में 10 आर्टिकल पोस्ट कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका अगर इंडेक्स होगा नहीं तो रैंक होगी नहीं। जी और जी। नई साइट रहती है तो उसका मतलब क्रॉल होता नहीं। और मतलब मैंने उसको, जैसे कि विकास भैया ने कल बताया था उनकी वीडियो में, कि जब तक आपके मतलब साइट पे आर्टिकल है ही नहीं, एक दो आर्टिकल है, तो वो नई साइट है, तो नई साइट पे गूगल क्रॉल करने में आएगा ही नहीं। एक बार आएगा तो वो दूसरी बार चला जाएगा, नहीं आएगा वो। जी, सर्च कंसोल में हमने यही बात किया है। तो ये मेरे दिमाग में था, तो मैंने क्या किया पहले कि 10 आर्टिकल पहले लिखे। तब तक के लिए मैंने उसको सर्च कंसोल में सबमिट नहीं किया था। 10 दिन बाद मैंने सर्च कंसोल में सबमिट किया, और जैसे ही सबमिट किया वो साइट 2 या 3 दिन बाद बूम कर गया। मतलब लाइक उसमें 50 क्लिक्स आए, 100 क्लिक्स आए, 200 क्लिक्स आए, 250 क्लिक्स आए, फिर अभी उस साइट में करंटली 400 प्लस क्लिक्स आ रहे हैं। मतलब डेली के आपके ब्लॉग पे 400 से ज्यादा ट्रैफिक है, राइट। जी भैया, और ये भी ऐसा नहीं है कि हर कौन सी कंट्री का मतलब ट्रैफिक है, ये टीयर 1 ट्रैफिक है, यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी। मतलब कि आपका टारगेट कंट्री क्या था, मतलब मेन टारगेट कंट्री। मेन टारगेट कंट्री मैंने यूएस ही रखा था, क्योंकि अगर आप यूएस में टारगेट करते हो तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल जो दूसरी कंट्रीज होती है उनमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम होता है, तो वहां पे वो रैंक करना चालू हो जाता है। राइट राइट। तो ये सारी चीजें जब तक आप करोगे नहीं ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। बैठे रहोगे, सोए रहोगे, टेलीग्राम में सिर्फ मैसेज करोगे, तो ये सारी चीजें नहीं समझ में आएगी आप लोग। तो जब तक आप तक करोगे नहीं, नहीं सीखोगे। तो आपका ब्लॉग रैंक हो गया, 400 से 500 ट्रैफिक आ रहा है, फिर आपको सेल करना है। मतलब क्यों जी दिमाग भैया, में सेल करना है, क्यों नहीं आपने एडसेंस लगा लिया। एक्चुअली इसमें होता ये है कि अगर आप 6 महीने बाद आपने साइट को मतलब ट्राई किया, मोनेटाइज किया या फिर जो भी किया, अगर इसमें आप अगर अच्छा कमा नहीं पाते हो तो वो साइट आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी, या किसी अपडेट से हिट होती है तो वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, उस साइट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मतलब तो सेल मुझे, करने के लिए वो खराब हो गई, राइट। हाँ, उसको सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें ना तो ट्रैफिक आ रहा है ना उसकी कोई इनकम बन रही है। मतलब जो बायर है ना, उसको समझ में आ जाएगा कि ये 6 महीना में खुद कुछ इनकम नहीं किया, तो आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट। जी, और ये साइट अगर मेरी अभी 3rd मंथ स्टार्ट हुआ है, 2 महीने पुरानी है, 3rd मंथ स्टार्ट हुआ है, और इससे मैंने कोई मोनेटाइजेशन नहीं कर रखा, और बायर ने सिर्फ इस पे ट्रैफिक देख के वो साइट उसने परचेज करने का ऑफर किया। हाँ, तो देखो इसमें, देखो ये क्या होता है ना भाई, कि लोग ट्रैफिक देख के, पोटेंशियल देख के आपको, मतलब आपका ब्लॉग खरीद लेते हैं कि इससे मैं निकाल ही लूंगा। अगर वो सोचते हैं ना कि मैं यहाँ से, लेट सपोज, कितने में आपने साइट सेल किया ये मेरा $550 में हुआ। मतलब $550 पाँच सौ में से, पचास ठीक है। तो वहां से वो सोचते हैं ना कि इस पे थोड़ा भी इनकम आ जाएगा ना पर मंथ, मतलब $100 भी आ जाएगा, तो वो जाके आगे 3,000 $4,000 में सेल कर सकते हैं। तो ये उनका काम होता है। तो लेकिन आपको उतने लेवल पर नहीं जाना है, आप स्टार्टर साइट बना के भी सेल कर सकते हैं। तो अब आप जी ये भैया, बताओ कि आपने ये साइट कहाँ पे सेल किया। ये साइट मैंने भैया फेसबुक पे सेल किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सोशल मीडिया पे मैं थोड़ा ज्यादा एक्टिव हूँ। प्रोफाइल से या ग्रुप में। नहीं, मैंने एक ग्रुप में सेल किया जिसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, नीश वेबसाइट फ्लिपर्स था उसका नाम। दो चार जी और ग्रुप का नाम बता दो, जिससे कि लोग, मतलब उनको नॉलेज रहे, ठीक है। भैया, यही 2-4 तो ग्रुप पता नहीं है मेरे को, क्योंकि एक ही ग्रुप है वही सही है, बाकी तो जिसमें मतलब सारे दूसरे लोग भरे हैं वो मतलब ग्रुप जी। मैं बता देता हूँ, फ्लिपिंग वेबसाइट करके है। बाकी फ्लिपिंग सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एक पे ट्रेडमार्क लिखा होगा टीएम करके, वो भी एक अच्छा ग्रुप। जी। हाँ, तो आपने फेसबुक में पोस्ट किया, ठीक है। जी भैया, तो पोस्ट जब हम करते हैं फेसबुक में, तो वहां क्या क्या लिखते हैं, क्या हमें ध्यान रखना होता है। पोस्ट लिखने का भी लाइक एक क्राइटेरिया होता है, उसमें भी आप हर कुछ नहीं लिख सकते। लाइक मोस्टली लोग मेरे पास आते हैं आपने नॉर्मली, क्या कल लिखा भी। था, आपने जो लिखा था वो एक बार मतलब पॉइंट वाइज बता दो। जी बिल्कुल, मैंने पहले लिखा था साइट की एज कितनी है, ठीक है। और उसके ऊपर एक टाइटल दिया था कि 2 months ओल्ड,
टेक हाँ, निश साइट फॉर सेल। ओके, उसके तो बाद? ताकि वो बायर को वो हो गया कि ये 2 महीने पुरानी है और इतना अच्छा मतलब परफॉर्म कर रही है, तो मुझे इसको आगे पढ़ना चाहिए। एक हुक जी। बन गया, लाइक आप आर्टिकल में लिखते हो तो यहाँ से एक हुक बन जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है। फिर मैंने नीचे मतलब साइट की एज लिखी और साइट में कितने आर्टिकल्स है वो लिखे। ठीक उसके है। बाद मैंने ये लिखा कि ये मोनेटाइज नहीं है साइट, लेकिन आप इसे मोनेटाइज इस वे में कर सकते हो। लाइक कि आप इसको एडसेंस एफिलिएट जो चीज़ है वो आपने लिख दिया, ठीक है? जी। उसके बाद? उसके बाद मैंने फाइनल प्राइस लिख के और छोड़ दिया। फाइनल प्राइस आपको थोड़ी सी ज्यादा लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो नेगोशिएट करते हैं और आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। मतलब वो आपसे कमी बेसी करते हैं, ये बोलो, ठीक? जी। तो आपने वहाँ फाइनल प्राइस कितना डाला था? मैंने फाइनल प्राइस इसमें 800 डाला था, $800। और ये प्राइस कैसे कोई डिसाइड करे? लेट सपोज आपका ब्लॉग 2 मंथ पुराना है, आपने 8 आर्टिकल लिखा है, तो फिर क्या उसमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस क्या रखना है? मेरा क्या ट्रैफिक क्या बिल्कुल कंसिस्टेंट ऊपर जा रहा था, बिल्कुल भी डाउनफॉल नहीं था उसमें। तो मैंने वो चीज देखते हुए एक चीज डिसाइड किया कि चलो ये $800 में तो चली जाएगी, क्योंकि इस पे मतलब काम आपको ज्यादा करना नहीं है, आर्टिकल आपको कुछ लिखने नहीं है। अब जो है माइक्रोनिश है, बस इसको आप बैकलिंक्स बनाओ आप थोड़े बहुत ऑफ पेज करके, आपकी आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे देगी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो आपने इतना कर लिया, सारा लिस्ट कर लिया, प्राइस डाल दिया, ठीक है। तो तब जी। इसके बाद होता है कि आपके पास रिस्पॉन्स आना शुरू होता है कि आप डीएम करो या क्या करो, ये सब के बारे में बताओ। तो वहां से हुआ ये कि मतलब मोस्टली लोग क्या है कि पाकिस्तान के भी होते हैं, इंडिया के भी होते हैं और अदर कंट्रीज के भी होते हैं, राइट। लेकिन ये मैंने मोस्टली देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग आपकी साइट बाय नहीं करते हैं। मीन्स कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल रहे हो कि इंडिया और पाकिस्तान वाले जो भी आपके पास क्वेरी आए उसको इग्नोर करना है, राइट? जी बिल्कुल, क्योंकि वो आपके नीश हंटर्स होते हैं, वो आपकी नीश लेके चले जाएंगे, वो आपके सर्च कंसोल में ऐड करवाएंगे आपने आपको, और वो कीवर्ड्स उठा के और भाग जाएंगे, उनका कोई मतलब। मतलब वो आपके निश को चोरी करने आते हैं, तो आप लोग इंडिया और पाकिस्तान वाले लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है, राइट? जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया गलत है या फिर पाकिस्तान नहीं, नहीं, गलत नहीं, है, मतलब लेकिन एक ये प्रिकॉशन लेके चलना है, हम भी जी वो नहीं बोल रहे, बिल्कुल। हम लोग खुद इंडिया से हैं, लेकिन एक ये प्रिकॉशन है बिजनेस में जिसको हमें लेके चलना है, ठीक है? आगे? बिल्कुल, तो एक्चुअली हुआ ये था फिर कि मेरे को इसमें रेस्पॉन्स नहीं आया, मोस्टली लोगों का जो आते थे वो साइट देख के चले जाते थे। ये ठीक एक है। दिन हुआ और फिर सेकेंड दिन सडनली मैंने एक चीज ट्राई की जो मेरे लिए काम कर गई। मैंने लोगों को सामने से पिच किया, मतलब सामने से मैसेज करके पूछा कि आपको मेरी ये साइट है, आपको चाहिए क्या। तो आप जो वो लोग चूज कर रहे थे, कहाँ से कर रहे थे? वो दूसरी जो पोस्ट मतलब दूसरे जो लोगों ने उस ग्रुप में पोस्ट कर रखी थी, वहां पे कमेंट्स डाल रखे थे लोगों ने। किसी ने उस ग्रुप में ऑलरेडी पोस्ट किया, लेट सपोज मैंने ही पोस्ट किया है कि मेरा एक साइट है, मैं बेचना चाहता हूँ, और उस पे जी लोगों ने कमेंट किया है, तो आपने कमेंट वाले लोगों से उठा के डायरेक्ट उनको मैसेज किया कि आप इस साइट में इंटरेस्ट हो तो आप मेरे साइट में भी इंटरेस्ट हो सकते हो, एक बार देखो, इसका प्राइस भी बहुत कम है, राइट? जी बिल्कुल भैया। 1 मिनट, तो आप जो वो लोग चूज कर रहे थे वो इंडिया पाकिस्तान के थे या कौन से कंट्री के थे, ये बताओ? नहीं, वो इंडिया पाकिस्तान के नहीं थे, वो सारे गोरे लोग ही थे, जो मतलब फॉरेनर्स ही थे। वो सारे इंडिया पाकिस्तान के मैंने चूज नहीं किए, क्योंकि इतना तो मुझे पता चल गया था कि ये लोग लेने वाले नहीं है। तो ये चीजें आप देखो, ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है। आप लोग देखो, ऑडियंस खुद से करने जाओगे ना तो साल भर वेस्ट करने के बाद ये चीजें समझ में आएगी कि किसको इग्नोर करना है। आपको इस चैनल पे ये चीजें बताई जा रही है, तो इनकेस अगर आपको ये कभी भी साइट फ्लिप करना है तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने एक बंदे को पिच किया और उसने बोला कि लाइक मेरे को साइट का यूआरएल देखना है, तो उसने यूआरएल देखा, उसने साइट देखी और वो बहुत इंप्रेस हो गया। उसने लाइक मुझे ऑफर भी दे दिया कि आप मेरे लिए, मेरे एक निश वीपीएन निश है उसका, उस पे आप मेरे लिए मतलब आर्टिकल लिख सकते हो क्या। तो ठीक वहां है। से मुझे एक और चीज मिल गई, एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं किसी के लिए एक आर्टिकल लिख सकता। मतलब आपको एक क्लाइंट भी मिल गया जिसके बारे में आपने मेरे से पूछा भी था कि क्या रेट रखना है, ठीक है? जी भैया। ओके, तो मैंने उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, बाकी उम्मीद करता हूँ कि वो क्लाइंट आपका डन हो जाए, ठीक? जी जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने साइट देखी और उसने मुझे ऑफर किया $300। मैंने बोला ये तो बहुत कम है भाई, थोड़ा सा ज्यादा करो। जी, जी। मैंने फिर? उसमें उसको बोला कि मतलब डायरेक्टली हमारी ज्यादा नेगोशिएशन नहीं हुआ, मैंने उसको डायरेक्ट बोला कि भाई मैं $500 में ये कर दूंगा। जी। तो उसने भी मतलब रात का ही टाइम था तो ज्यादा कुछ बोला नहीं, वो भी उसने भी बोला कि चलो ठीक है डन कर देते हैं। अब यहाँ पे दो मेथड आते हैं आपके पास कि आप
पैसा कैसे लेने जा रहे हैं। एक पेपाल होता है और एक एस्क्रो होता है। हाँ, तो इसमें थोड़ा-सा हम आते हैं बाद में। आपने बोला था पहले कि $550 में साइट मैंने बेची, ठीक है? जी यहाँ बोल रहे हो 500, तो ये $50 क्या है एक्स्ट्रा? जी, एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ कि एक्चुअली होता ये है कि आप जहाँ से जो भी मतलब एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं लाइक पेपाल या फिर एस्क्रो यूज करते हैं, तो वो एक फीस काटता है, फीस कट अच्छा, करता है उनकी। क्लाइंट को ही ऐड कर दिया कि भाई ये मेरे पॉकेट से चला जाएगा, मैंने इतना मेहनत किया है तो आप ही फीस पे कर दो, राइट? जी, फीस भी उसी ने सामने से बोल दिया था क्योंकि फॉरेनर्स बहुत अच्छे होते हैं। अपने हुँ। इंडिया जैसे नहीं होते कि वो कंजूसी में $100-50 नहीं देते हैं, वो ऑलरेडी टिप भी दे देते हैं आपको कभी-कभी। अगर आप अच्छा सर्विस, अच्छा चीज़ प्रोवाइड करोगे ना, तो फॉरेनर से मतलब अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। वहीं आप जी। गलत चीज़ें लेके जाओगे तो वो तुरंतली आपको मतलब रिजेक्ट करेंगे, आगे से सामने से कभी भी रिप्लाई नहीं आएगा। जी, तो वहाँ से मैंने उनको बोला कि भैया मुझे यहाँ पे मेरा फीस कट होगा तो क्या आप $50 एक्स्ट्रा मुझे पे कर सकते हो क्या? तो उन्होंने ठीक है। बोला बिल्कुल, मतलब डायरेक्टली कोई भी कुछ भी बात नहीं हुई हमारी, और उन्होंने डायरेक्टली हाँ बोल दिया, डन कर दिया, और उसी वक़्त हमने हमारा एस्क्रो अकाउंट बना दिया। अब देखो बहुत लोग का यहाँ ये होगा कि हम कोई साइट सेल करते हैं, तो फिर हमारा डोमेन या ये सब कोई लेके हमें पैसा मतलब नहीं दे भाग जाए, तो इसका क्या सिस्टम है? एस्क्रो में भैया ऐसा होता है ना कि 5 स्टेप्स होते हैं। लाइक आपको पूरा वेरीफाई होना पड़ता है एस्क्रो पे, लाइक आपकी पूरी डिटेल्स डालनी पड़ती है, आधार कार्ड वगैरह जो भी मतलब पैन कार्ड वगैरह होता है वो सारा वेरीफाई करना पड़ता है, और वहां से बायर पेमेंट एस्क्रो पे करता है, और यहाँ से आप उसको फिर डोमेन ट्रांसफर करते हो। तो यहाँ पे ये कोई झमेला नहीं है कि आपको फ्रॉड हो जाएगा या फिर स्कैम हो जाएगा। मतलब एस्क्रो एक बीच का आदमी होता है, क्लाइंट उधर से पेमेंट करेगा तो उस बीच वाले के पास जाएगा, आप साइट भेजोगे तो उस बीच वाले के पास जाएगा। अब दोनों एग्री हो जाएंगे कि वो एग्री हो जाएगा कि भैया मेरे को ये साइट मिल गया, उधर से एग्री कर देगा तो आपके पास पेमेंट आ जाएगा। ये एस्क्रो का सिस्टम होता है। मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा ताकि ऑडियंस को ये बातें समझ में आ जाए, ठीक है? जी भैया बिल्कुल। और इसके बाद डोमेन कैसे देना होता है? होस्टिंग भी देना होता है क्या? ये मतलब ऑडियंस का क्वेश्चन हो सकता है, ये सब बताओ। नहीं, एक्चुअली आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन वो मोस्टली साइट का बैकअप और डोमेन ही लेते हैं। उनको एडसेंस अकाउंट या फिर अफिलिएट जो भी साइट्स होती है जैसे अमेज़न का अकाउंट हो गया, उनसे उनको कोई लेना-देना नहीं। तो आपने ये डोमेन कैसे उनको दिया? मैंने उनको डोमेन नेमचिप पे था मेरा डोमेन, तो मैंने नेमचिप का अकाउंट से वहाँ से उनको ट्रांसफ़र कर दिया डायरेक्टली। वो 2-3 मिनट में हो जाता है। जी, तो ऐसे ही गोडैडी सारे भी जितने प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ पे एक ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है, वो क्लिक करोगे, वहाँ से पूछेगा कौन से ईमेल पे ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर गोडैडी से गोडैडी करोगे तो जल्दी होगा, नेमचिप से नेमचिप करोगे तो बहुत जल्दी होगा, यहीं दूसरा बीच में प्लेटफ़ॉर्म हो जाएगा तो थोड़ा-सा टाइम लगता है, राइट? जी भैया, उसमें थोड़ा-सा 5-6 दिन का टाइम लग जाता है ट्रांसफ़र। ठीक है, तो आपने साइट सेल कर दिया, आपको मतलब ये डोमेन भी ट्रांसफ़र हो गया और पैसे कितने दिनों के बाद आ जाते हैं? जी भैया, मैंने इसमें उसमें एस्क्रो में इंस्पेक्शन टाइम था, मैंने उसमें 2 दिन रखा था, और जब बायर एक्सेप्ट कर लेगा वो कि हाँ, मेरे पास सारी चीज़ें पहुँच गई है, जी, वहाँ जी। से वो पेमेंट रिलीज़ कर देंगे, और ये पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र होता है तो उसमें भी 1-2 दिन लग जाते हैं। मतलब वहीं लेट्स सपोज़ 1 सप्ताह के अंदर आपके कोई भी साइट अगर सेल करते हो, तो आपके पास वो पेमेंट आ जाता है। इसमें कोई मतलब चोरी ये सब का झंझट नहीं है, अगर आप जी, एस्क्रो बिल्कुल। के मेथड से जाओगे। अब मैं यहाँ पे कुछ अपना इनपुट देता हूँ। देखो बहुत लोग बोलेंगे ना कि डायरेक्ट डील कर लेते हैं, आपका ये फीस भी लगेगा। तो ऐसे चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। डायरेक्ट डील करने जाओगे, तो ऐसे चांसेस है कि आपके साइट और डोमेन लेके वो भाग जाए और आप बीच में किसको पकड़ोगे? तो थोड़ा-सा फीस के चक्कर में कभी भी डायरेक्ट डील के चक्कर में मत पड़ना, राइट? जी भैया। तो बाकी और नए लोगों को कुछ टिप्स देना है या कुछ भी बताना है ग्रुप मेंबर्स या मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी ऑडियंस है, तो आप कुछ बता सकते हो। जी भैया, एक्चुअली क्या होता है कि नए लोग आते हैं, लाइक मैं भी नया ही हूँ, मैं भी अपने आप को पुराना नहीं मान रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। लेकिन नए लोग आते हैं, उनको रातों-रात पैसा कमाना होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपको स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, आपको खुद से आर्टिकल लिखना पड़ेगा। जी। ऐसा नहीं है कि मैं चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ अब कभी रैंक नहीं करेगी। पहले करी होगी, मानता हूँ मैं भी कि बहुत सारों ने पहले करवाया है और करी होगी, लेकिन ये न्यूबी के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मतलब लाइक आपको एक आर्टिकल बना रहे हो आप, तो उसमें इमेजेस वगैरह पुट करनी पड़ती है। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि आप आर्टिकल लिख रहे हो और इमेजेस लगा रहे हो, तो वो इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आप ऑडियंस को समझाने की ज्यादा कोशिश करेंगे, तो वो चीज आपकी जल्दी
रैंक भी करती है और ज्यादा टाइम तक रैंक में भी रहती है, मतलब सर्फ में भी रहती है। तो यहाँ इन्फोग्राफिक का मतलब हो गया कि इमेज में वो पॉइंट वाइज या फोटो लगा लगा के समझाना, ये नहीं कि सिर्फ इमेज लगा देना, राइट। तो बाकी और कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो सजेस्ट कर सकते हो। और तो भैया आप वीडियो बना ही रहे हैं, सब कुछ अच्छा बता ही रहे हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप ज्यादा अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, तो जिसको भी मतलब अगर जेन्युइन चीजें देखना है ना, तो वो इस चैनल पे फॉलो कर सकता है। कंटेंट राइटिंग, कीवर्ड रिसर्च, माइक्रो नीच कैसे फाइंड करना है, माइक्रो नीच पे साइट कैसे बनाना है, सारा चीज इस चैनल पे पड़ा हुआ है, जिसको आप फॉलो करके देख सकते हो। बाकी कुछ दिनों में मैं ये साइट फ्लिपिंग या साइट सेल करने वाला सीरीज भी चालू करूंगा, जिसमें A to Z सारी चीजें बता दूंगा। तो इस वीडियो पे आप लोग कम से कम 500 लाइक कर दो, तो वो सीरीज में चालू करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और यहाँ पे साइबर लिखा भाई को भी थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे आए और लोगों को अपना एक्सपीरियंस और थोड़ा सा मोटिवेशन शेयर किया। अगर यहाँ तक आप आ गए हो ना, तो नीचे कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो।